آپ سے جاننا डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नो डाउट एक अच्छे से इंजेक्शन करने वाले डॉक्टर हो सकते हैं. इट डजंट मीन वो एक सियासी कोई किसी ने बड़े क्यों झूठ बोलते हैं. अगर वो लोगों को सच बोले, हाथ जोड़कर बाज़ाब्ता तौर साफ़ो पाक होकर वुज़ू करके वो यहाँ किसी मुक़द्दस जगह पे जाकर आवाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, मैं भी उनकी बात मानूंगा. एक बार वो अपनी गलती का एतराफ़ करें. जो गुनाह उन्होंने किए 70 साल से जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की वजह से हुआ. और आज के डेट में अगर आम कश्मीरी सफ़र हो रहा है, चाहते हैं कि NC के लीडर्स को बुनियादी तालीम, अगर उनको बुनियादी तालीम होती तो आज हम इस अनसर्टन माहौल में नहीं. आप यकीन मानिए जिस तरह दिल्ली से और पंजाब से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, कश्मीर से बिलखुसूस जम्मू कश्मीर से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है. बड़ा जो है दौरे हुकूमत में काम किया NC ने. नहीं, आपसे मैं बताना चाहता हूँ बड़ी ही वक्त उनकी हुकूमत रही तो आप ये कहते हैं कि फारूक साहब जो है सियासतदानी को समझ नहीं पाए. मुझे बताइए, अगर समझा होता तो आज के दौर में आपके पॉलिटिकल समझना था, क्या समझ, अगर उनने जम्मू कश्मीर को समझा होता, अगर आप बताइए क्या सही सियासत की होती, अगर वो फेल नहीं होते ना तो आप और मैं आज के डेट में इस माहौल में नहीं होते. इस तरीके से फेल हो गए. अगर आप होते तो आप क्या समझ, फेल हुए, हर एक लिहाज से फेल हुए. मुझे बताए 70 साल उन्होंने कश्मीरी अवाम को धोखे में रखा. बताते हैं 70 साल उन्होंने गुनाह किया. आप बताइए अगर आप उनकी जगह होते आप क्या करते. कम से कम यहाँ पे मारदाड़ नहीं होती. 87 में इलेक्शन रिग नहीं किए होते. क्या उस वक्त हालात नहीं, डाका डालने के लिए आप हालातों को मत दोष दिए. वो तो बताया तो ये भी जा रहा है. इससे पहले भी जो है कहीं ऐसे डाके हुए हैं, डाले हैं जमहूरियत पे. 87 में उन्होंने पहला डाका डाला, उसके बाद भी फिर 87 के बाद उनकी हुकूमत फिर से आई थी तो लोगों ने उन्हें जी डाका डाला. बिल्कुल. आप बड़े दिल से बता रहे हैं डाका डाला. आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तवारीख है यार, ज्यादा दूर की तवारीख नहीं है, 35 साल की तवारीख. जो आर्टिकल 370 के लिए खड़े किस हिसाब से खड़ी है? 6 महीने में उनका एक बयान दिखाए मुझे. आज के डेट में वो तहसील और हल्का प्रेसिडेंटों का इलेक्शन कर रहे हैं. फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी आज के डेट में हल्का प्रेसिडेंटों को चुन रहे हैं. आर्टिकल 370 को उन्हें बैक बर्नर में रख दिया. वो तो डस्टबिन में उन्हें कब का रख दिया. आज वो सिर्फ इक्तदार के बुके है, वो इक्तदार ढूंढ रहे हैं. अगर क्यों जावेद बेग के अंदर, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों का इस्तेसाल किया. मुझे गुस्सा नहीं है, मैं नाराज हूँ उनसे, गुस्सा नहीं है. नाराज इसलिए हूँ, उन्होंने कश्मीरी अवाम, माफी भी तो मिल सकती है, वो हाथ जोड़कर अवाम से माफी मांगे और सच बताए. देखिए वो आज के डेट में बता रहे. अमन, चैन और सुकून. आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 के बाद ये कहा गया था कि अमन चैन और सुकून जो है जम्मू कश्मीर में दिखेगा, और किस तरीके का अमन चैन और सुकून दिख रहा है वो भी आज जानेंगे. और इसी के साथ साथ जो सियासत गर्म हो रही है, यानी कि बयानबाजी जो है उरूज पे है, इस पे भी नज़र डालेंगे. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावेद बेग साहब. सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है द टाइप एड. शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इन योर प्लेटफॉर्म. सर सवाल एक रहेगा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये तो बताया गया था और बड़े उरूज से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल के बाद अमन चैन और सुकून नज़र आएगा और डेवलपमेंट जो है उरूज पर होगी. तो किस तरीके से देखते हैं जावेद बेग साहब? देखिए, दो चीज़ें अलग अलग है, अमन और सुकून और डेवलपमेंट. अगर डेवलपमेंट का हम ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल नो डाउट 2019 के बाद जो नए इकदामात लिए गए, DDC का इलेक्शन हुआ जिसमें 70 से 80% कश्मीरियों ने वोट दिए. 80% यूथ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इलेक्शंस लड़े, जिसमें ख़वातीन को 4 अजला मिले. DDC काउंसलर्स ख़वातीन के लिए जो रिज़र्व थे 4 वो उनको मिले. और भी रिजर्वेशंस जो पसमानदा कास्ट के मुसलमान हैं उन्हें रिजर्वेशंस मिली. ये एक अच्छा ओमेन है. हाँ, सिक्योरिटी के लिहाज से अभी भी वो अमन और चैन यहाँ पे बहाल नहीं हुआ, जिसके लिए यू हैव टू आस्क गवर्नमेंट वो क्या कर रही है इसके बारे में. दे आर बाउंड टू मेक श्योर कि लोग यहाँ पे पूरे यूटी में अमन रहे. ये जो कत्लो गारत का सिलसिला है आए दिन हम रोज़ देखते हैं, ये बंद हो जाए. लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी का एक अच्छा रोल होता है कि वो अमन के लिए पहल करे. हालांकि उनके पास पावर नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, पूरा अमला उनका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी होती है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव होना चाहिए. हम एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं. आज बाबरकत महीना है, दुआ कर सकते हैं आप और मैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो सिविलियन हैं. बाकी ये आप गवर्नमेंट से पूछिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए. इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने दौरे हुकूमत में लोगों को एक
चैन और अमन वाला माहौल दें जिसमें वो अभी तक भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। यस। एक और बात रहेगी, जैसे कि आप हमेशा जो है एनालाइज करते रहते हैं हर एक चीज़ को। अब जिस तरीके से सिनेरियो बना है जम्मू कश्मीर का, और हदबंदी कमीशन के बाद जिस तरीके से इख्तलाफात शुरू हो गए, और कश्मीर फाइल्स के बाद जिस तरीके से इख्तलाफात शुरू हुए, तो किस नज़रिए से देखिए, जब पॉलिटिकली आप अनसर्टन होते हैं किसी माहौल में, पॉलिटिकली अनसर्टन इसलिए हम क्योंकि 70 साल जिन सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर पे राज किया, उन्होंने कश्मीर का माहौल बहुत बिगाड़ के 70 साल वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। तो यही कहना है कि हमने 27 साल जो है बाज़ाब्ता तौर हुकूमत में। कौन कह रहा है ये सारा हयात शाह जी के। देखिए, एक बदकिस्मती है हमारे कश्मीर में, यहाँ एवरी सेकंड गाय इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एवरी सेकंड गाय इज़ अ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एवरी सेकंड गाय इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, एवरी सेकंड गाय इज़ अ पॉलिटिकल वॉइस, सो कॉल्ड वॉइस। ये एक बदकिस्मती है। आप अगर कोई टिकटॉक में कामयाब हो जाए, टिकटॉक के वीडियो बनाने में कामयाब हो जाए, इट डजंट मीन कि वो फिर अपने हिसाब से हर एक चीज़ में जो है दे विल पोक देयर नोज इन एवरीथिंग। नहीं, ये एक बहुत ही हसास सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको बुनियादी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद आपको वो नजर कहना चाहते हैं कि एनसी के लीडर्स को बुनियादी तालीम, अगर उनको बुनियादी तालीम होती तो आज हम इस अनसर्टन माहौल में नहीं होते। आप डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि उनको बुनियादी तालीम हासिल। आप मुझे बताइए किस लिहाज से, हाँ या ना, मुझे बताइए ना। आपसे जानना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नो डाउट एक अच्छे से इंजेक्शन करने वाले डॉक्टर हो सकते हैं, इट डजंट मीन वो एक सियासी कोई एनसी ने जनाब एनसी ने बड़ा जो है दौरे हुकूमत में काम किया। एनसी ने नहीं, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी ही वक्त उनकी हुकूमत रही तो आप ये कहते हैं कि फारूक साहब जो है सियासतदानी को समझ नहीं पाए। मुझे बताइए, अगर समझा होता तो आज के दौर में आपके पास ऐसा वोलेटाइल पॉलिटिकल समझना था, क्या समझना था? अगर उनने जम्मू कश्मीर को समझा होता, अगर आप बताइए क्या सही सियासत की होती, अगर वो फेल नहीं होते ना, तो आप और मैं आज के डेट में इस माहौल में नहीं होते। इस तरीके से फेल हो गए, अगर आप होते तो आप क्या समझ फेल हुए? हर एक लिहाज से फेल हुए। मुझे बताए 70 साल उन्होंने कश्मीरी अवाम को धोखे में रखा, इस्तेसाल किया। ठीक है, आप बताते हैं 70 साल उन्होंने गुनाह किया। आप बताइए, अगर आप उनकी जगह होते आप क्या करते? कम से कम यहाँ पे मारदाड़ नहीं होती, 87 में इलेक्शन रिग नहीं किए होते। क्या पता उस वक्त हालात नहीं, डाका डालने के लिए आप हालातों को मत दोष दिए। बताया तो ये भी जा रहा है, इससे पहले भी जो है कहीं ऐसे डाके हुए हैं, डाले हैं जमहूरियत पे। 87 में उन्होंने पहला डाका डाला, फिर 96 में एक और डाका डाला जमहूरियत के एक इदारे पे। उन्होंने जो डाका डाला, उस तरीके का डाका डाला जो उन्हें इलेक्शंस रिग किए। आप एक इंस्टीट्यूशन को अब्यूज करते हैं, लोगों के मैंडेट को आप अब्यूज करते हैं। हर आप दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में देखिए, इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इलेक्शन एक फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी। उसके बाद भी फिर 87 के बाद उनकी हुकूमत फिर से आई थी, तो लोगों ने उन्हें जी डाका डाला, फिर से डाका। बिल्कुल। आप बड़े दिल से बता रहे हैं डाका डाला। आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तवारीख है यार, ज्यादा दूर की तवारीख नहीं है, 35 साल की तवारीख है, बिल्कुल, जो बिल्कुल काले पन्नों पे लिखी गई यहाँ पे। 87 में उन्होंने इलेक्शंस रिग किए, उन्होंने लोगों के मैंडेट को अब्यूज़ किया, इलेक्शन कमीशन जैसे एक पाक और मुनज़्ज़म इदारे को अब्यूज़ किया, डेमोक्रेसी को उन्होंने अब्यूज़ किया। लोगों का एतमाद उठ गया डेमोक्रेसी से, और अभी तक भी वो पूरी तरह से बहाल नहीं हो रहा है। उन्होंने लोगों को यहाँ धोखा दिया, इस माँ कश्मीर को धोखा दिया, जिसकी वजह से आए दिन आप रोज़ यहाँ पे जो है खून खराबा देखते हैं। अगर उनने डाका नहीं डाला होता तो शायद आज सिनेरियो कुछ और होता। और ये तो ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, आप और मेरी एज का ही एक सियासी जो है सियासी हिस्ट्री है, उसको आप नकार नहीं सकते। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज करेक्ट। सवाल एक रहेगा यहाँ पे, सवाल इस बात पे रहेगा, खाली एनसी को आपने बताया कि डाका डाला, इसके बाद पीडीपी की हुकूमत भी आई थी, बिल्कुल, तो पीडीपी के हिसाब कैसा लगा? वो भी फेल हो गए। अब आया है, अगर वो फेल नहीं हुए होते तो 3 ही साल वो हुकूमत में नहीं रहते, अपना टेन्योर कंप्लीट करते। जिन लोगों के साथ, जिस जमात के साथ उन्होंने अलाइंस किया बाज़ाब्ता तौर पे, आज वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलकर कश्मीरी आवाम को फिर वो वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो फेल हो जाएंगे। दे फेल्ड कश्मीरी पीपल एंड सब्सिक्वेंटली दे आल्सो। कैसे फेल? लोगों के मैंडेट को फेल करना, लोगों के भरोसे को तोड़ना, वही तो फेलियर है। वही तो जानना चाहते होते हैं, ये उसूलों पे होते हैं। कौन सा भरोसा?
लोगों को उन्होंने वोट लिए बीजेपी के खिलाफ, फिर बीजेपी के साथ अलायंस किया, अलायंस में फेल होकर वो भी कहते हैं कि हमारा मुद्दा मंशूर और कुछ था, मरहूम मुफ्ती सईद साहब का कुछ और विजन था। क्या विजन था मुझे बताइए, उनका कहना है उनको पूछिए, फिर जो उनका विजन था वो उनको पूछिए आप। मेरी नज़रों में एक आम कश्मीरी अवाम में से एक मेंबर होने के नाते वो फेल हो गए। फिलहाल वही तो पार्टी है जो आर्टिकल 370 के लिए खड़ी। किस हिसाब से खड़ी है? 6 महीने में उनका एक बयान दिखाए मुझे। आज के डेट में वो तहसील और हल्का प्रेसिडेंटों का इलेक्शन कर रहे हैं। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी आज के डेट में हल्का प्रेसिडेंटों को चुन रहे हैं। आर्टिकल 370 को उन्हें बैक बर्नर में रख दिया, वो तो डस्टबिन में उन्हें कब का रख दिया। आज वो सिर्फ इक़्तिदार के बुके है, वो इक़्तिदार ढूंढ रहे हैं। अगर वो सिंसियर होते, सबसे पहले 2014 में लोग बीजेपी के खिलाफ थे। देखिए, ये एक कश्मीरी लोग, जम्मू के लोग बीजेपी के साथ थे, लेकिन पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था। फिर 2002 में उमर अब्दुल्ला साहब का तो वो पॉलिटिकल बैप्टिज्म ही बीजेपी के थ्रू हुआ, जब वो जूनियर मिनिस्टर बने एक्सटर्नल अफेयर्स के बीजेपी में। आज के डेट में वो भी उनके खिलाफ है। वो आप यकीन मानिए, परसों ही देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, जो एक बहुत बड़े कदावर नेता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उन्होंने कहा 2014 में पार्टी ने उन्हीं को और भी कुछ साथियों को दिल्ली भेजा था कि हमारे साथ भाजपा हुकूमत बनाए। और आज के डेट में वो भाजपा के खिलाफ बाहर बोलते रहते और अंदर से वो अपने लोगों को भेजकर भाजपा को उनके पैर पकड़ रहे हैं। वो ये तो आया है, हर एक आदमी को ये समझ आता है। इसी तरह पीडीपी ने 2014 के इलेक्शन में लोगों से वोट लिए बीजेपी के खिलाफ, ये आपको भी पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद बीजेपी के साथ ही अलायंस किया, अब अलायंस में फेल हुए, उसके बाद अभी तक वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन लोग सुनने वाले नहीं है। लोगों ने ये जिस चीज़ को आजमाया होगा ना, दूसरी बार वो कभी नहीं आजमाएंगे। लोग इन्हें जवाब देंगे जिस वक्त मौका मिलेगा। अवाम के पास सबसे बड़ा पावर होता है वोट का। जिस वक्त वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे इन लोगों को हराकर, इनका आप यकीन मानिए, जिस तरह दिल्ली से और पंजाब से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, कश्मीर से बिलखुसूस जम्मू कश्मीर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। कौन सी सरकार इस जम्मू कश्मीर? यार, लोग जिसे चुने, आपको चुने कल, बिल्कुल मेरे लिए आप भी एक लीडर हो। जम्मू कश्मीर का हर फर्द मेरे लिए लीडर है। ये लोग कोई तीसमार खान या तुरम खान नहीं है। इन लोगों के पास इजी एक्सेस होता है। मुफ्ती साहब मरहूम की बेटी है महबूबा जी, तभी जाकर वो सीएम बनी। अगर वो आप और मेरे घराने से होती वो बनती। उमर अब्दुल्ला साहब, वो तो होटल का काम करते थे, यहाँ आकर उनको एक तो जूनियर मंत्री बनाया एक्सटर्नल अफेयर्स का, और दूसरा सीएम बनाया, क्योंकि वो फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे थे। ये इतना गुस्सा क्यों जावेद बेग के अंदर? क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों का इस्तेसाल किया। मुझे गुस्सा नहीं है, मैं नाराज हूँ उनसे, गुस्सा नहीं है। नाराज इसलिए हूँ, उन्होंने कश्मीरी अवाम, माफी भी तो मिल सकती है, वो हाथ जोड़कर अवाम से माफी मांगे और सच बताए। देखिए, वो आज के डेट में बता रहे हैं कि हम आर्टिकल 370-35 से वापस लाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हो, क्या ये पॉसिबल है? पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के, खासकर इन जमातों के इतने नुमाइंदे होंगे कभी? क्या ये पॉसिबल है? उनके तो 2-3 ही होते हैं। उनका कहना है एक जद्दोजहद चल रही है। जद्दोजहद किस? आप अभी कहोगे कि जद्दोजहद चल रही है, मैं आसमान को जमीन पे लाऊंगा, कोई मानेगा इस चीज? वक्ती तौर सामना आ जाएगा, वो सच जो है आवाम को पता चल जाएगा। आवाम को पता चल जाएगा। टेक्निकली मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है? पार्लियामेंट से ये डिसीजन मिला है, पार्लियामेंट ने ये फैसला किया। पार्लियामेंट में जिसको सबसे ज्यादा अक्सरियत होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, वही कोई डिसीजन ले सकता है। क्या ये पॉसिबल है? पीडीपी सरकार बनेगी तब जाके कुछ, वो तब की सुनेंगे ना। फिलहाल ये पार्लियामेंट तक है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, दोनों ने अभी कोई, पार्लियामेंट ने तो फाइनल किया, बिल पास हो गई। अब हम स्टेट भी नहीं रहे, एक यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल 370-35 से तो चला गया, एब्रोगेट हो गया। अभी आने वाले वक्त में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है वो वापस आने की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास मैंडेट है। अगर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? आप हमें डीडीसी के मेंबर चुनवाओ, डीडीसी के इलेक्शन जितवाओ। डीडीसी के इलेक्शन उन्हें जीते, सबसे ज़्यादा कश्मीर में पीएचईडी के मेंबर बने, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के काउंसिल उनके हैं। कहाँ है आर्टिकल 370-35 से? तब से लेकर अभी तक इन्होंने बात भी नहीं की। ये तो बस अपने हल्का प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंटों के लिए एक एकोमोडेशन ढूंढते रहते हैं, पॉलिटिकल एकोमोडेशन, ताकि वो अपनी रोजी रोटी इससे कमाए। लोगों को क्यों झूठ बोलते हैं? अगर वो लोगों को सच बोले, हाथ जोड़कर, बाज़ाबिता तौर, साफ़ो पाक होकर, वुज़ू करके, वो यहाँ किसी मुक़द्दस जगह पे जाकर आवाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, मैं भी उनकी बात मानूंगा।
ایک بار وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے. جو گناہ انہوں نے کیے 70 سال سے جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ کانگریس, نیشنل کانفرنس اور PDP کی وجہ سے ہوا. اور آج کے ڈیٹ میں اگر عام کشمیری سفر ہو رہا ہے یہ انہی 3 پارٹیوں کی وجہ سے ہوا. BJP نے یہاں 2-2.5 سال ہی حکومت کی. BJP کا ایک مینڈیٹ ہے, ان کو پورے ملک نے چنا ہے, آپ کیسے نکار سکتے ہو؟ ان کے پاس سب سے اسٹرانگیسٹ مینڈیٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں نا BJP کی دور حکومت میں بھی کافی اونچ نیچ ہوئی ہے. وقتی طور جو ہے چیزیں مہنگی ہو گئی, وقتی طور لوگ جو ہے بڑے اسٹرگل کر رہے ہیں. انمپلائمنٹ جو ہے پیک پہ ہے. پڑھے لکھے لوگ آج جو ہے سڑکوں پہ کچھ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں سے اور کشمیر کی سرکار سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے, کیونکہ انسٹیٹیوشنز کو جب آپ ابیوز کرتے ہیں. ڈیموکریسی ایک ہولی انسٹیٹیوشن ہے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں. اسی ڈیموکریسی کی ایک اور انسٹیٹیوشن ہوتی ہے الیکشن کمیشن, یا الیکشن ایک تہوار ہوتا ہے. انڈیا از اے لینڈ آف الیکشنز. یو ول سی after every 3 months you will have an election happening anywhere in this country. اتنے بڑے تہوار کو آپ اپنے پرسنل مفاد کے لیے ڈھاکہ ڈالتے ہو. 87 میں جو ہوا, 96 میں جو ہوا, یہ چیزیں تواریخ. آپ کس طریقے سے, خیر جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہیں کس طریقے سے جموں کشمیر کے حالت ٹھیک ہو سکتے؟ دیکھیے آج کے ڈیٹ میں ہم اسٹیٹ نہیں ہے, یونین ٹیریٹری ہے. تو آج آنریبل ہوم منسٹر صاحب یہاں کے جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہے ٹیکنیکلی, ان کے بعد یہاں آنریبل LG صاحب ہیں. آج جو کچھ یہاں پہ ہوگا اس کی پوری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں آنے والا کل ان سے سوال کرے گا, آپ کی طرح میری طرح کوئی ان سے سوال کرے گا. اور آج ہر ایک چیز تواریخ کے پنے پہ لکھی جاتی ہے. ناؤ اٹ ڈپینڈس آن یو whether you try and be on the right side of the history or wrong side of the history. بھاجپا کے پاس مینڈیٹ ہے, بھاجپا اس وقت پورے جموں کشمیر کو چلا رہی ہے. جموں کشمیر کے 2 حصے ہو گئے ہیں, لیہ لداخ الگ ہے, آج جموں اور کشمیر یونین ٹیریٹری ہے. تو ہوم منسٹری اسے چلا رہی ہے تھرو آنریبل LG صاحب. آج کے ڈیٹ میں جو بھی یہاں پہ برا ہوگا اٹس دیئر کال, یو ہیو ٹو کوشچن دیم. آج جو بھی اچھا ہوگا the credit has to go to them. آپ سے ایک سوال رہے گا, اب الیکشنز نزدیک ہیں, یعنی کہ الیکشن جو ہے آنے والے ہیں, کچھ ہی وقفہ بچا ہے. بتایا یہ جا رہا ہوم منسٹر کی جانب سے جو ہے یہ بات, اس بات 2 سال سے بتا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پہ ہوم منسٹر جی کی بات کو بھی نکار؟ نہیں بالکل, کیوں نہیں, ہم تو بھی انہی کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے الیکشن جو ہے جلد ہی آنے والے. تو کیا لگتا ہے کون سی سرکار جو ہے بازی مارے گی؟ دیکھیے یہ لوگوں تک ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہاں سپریم جو پاور ہے دیٹ از پبلک. میں پھر ایک بار کہوں گا, ہم ایک جمہوری سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں. یہاں جمہوریت کے انسٹیٹیوشنز کے تھرو سرکاریں لوگ چنتے ہیں. اگر کل لوگ کسی بھی پارٹی کو چنتے ہیں تو ہمیں آمنا صدق نہ کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ پیپلز ورڈکٹ. مجھے لیکن پرسنل ایک ویو ہے میری کہ لوگ ایک اچھی خاصی چینج چاہتے ہیں. لوگ پک گئے ہیں جھوٹ سن کے, دھوکے کھا کے. میرے حساب سے جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پہ یا روایتی سیاستدان ہیں, ایکسکیوز می, لوگ ان سے خفا ہے, ناراض ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ انہیں ریجیکٹ کریں گے. ایک آخری سوال آپ سے, کیا جاوید بیگ جو ہے الیکشنز میں یا پھر آنے والی سیاست میں نظر آئیں گے؟ بالکل, میں تو الیکشن لڑوں گا. اگر لوگ پارٹی کا دامن, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں ابھی جس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں وہ ایک سب ریجنل پارٹی ہے, چھوٹی سی پارٹی ہے. میں بڑا خوش ہوں اس سے. پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ, میں اسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوں, ایک ممبر ہوں اس جماعت کا. اور اس جماعت کی ایک اچھی خاصی بے داغ ہسٹری ہے, کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے. ڈسٹرکٹ بڈگام میں اچھا خاصا کام کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ان کا کیا, جو بھی پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا میں آئی ول فالو دیٹ. لیکن ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں, اور لوگوں کے چرنوں کی دھول بننے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے نیتا بنو. نہیں, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ بس دل میں ایک احساس رکھیں, اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں اور ایک جذبہ رکھیں. باغیرت طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ کو نہ کوئی بڑا افسر بننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا نیتا بننے کی ضرورت ہے, بس ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے قلم کے ذریعے, بیسیکلی میں ایک رائٹر ہوں, سیاست پہ لکھتا ہوں, سماجی معاملوں پہ لکھتا ہوں, ہسٹری پہ, کلچر پہ لکھتا ہوں.
थोड़ी सी नज़र है जियो पॉलिटिक्स पे, थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो कोशिश करता हूँ कि नफ़रतों को मिटाया जाए, माहौल को ठीक किया जाए, जिसमें हम सब शरीक हो जाएं, जिसमें हम सबका फ़ायदा हो। बस यही मेरी कोशिश है। और मैं अपने लोगों, अपने इलाके के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं बीरवा के जिस इलाके से हूँ वो बहुत खस्ता इलाका है, बहुत इस्तेसाल हुआ उस इलाके के साथ। अभी तक हमारा कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। उस एरिया को पॉलिटिकल फीफडम बनाया कुछ सियासी जमातों ने। उमर साहब उस इलाके के नहीं थे, तो जगह खाली देखकर वो भी आ गए और टांग अड़ाई। और लास्ट में क्या किया, 3-4 साल हमारे ज़ाया किए। अभी तक तो 7 साल ज़ाया हो गए। हमारे इलाके में आप जाइए, आज के डेट में आपको सड़क भी सही नहीं दिखेगी, बिजली नहीं दिखेगी, पानी के उतने कुदरती वसाइल है, लेकिन आपको पीने के लिए एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। आप जाकर देख लीजिए, लोकल गवर्नेंस का जो माहौल है उधर पूरा खस्ता है। उन चीज़ों को सुधारने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ के उनसे एक चांस मांगूंगा। अगर वो मुझे चुनते हैं मैं खिदमत करूंगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने। शुक्रिया, थैंक यू। वक्त हो चला था अजान का और जल्दी जो है हमें कन्वर्सेशन ख़त्म करनी पड़ी। कुछ बातचीत जो है जावेद बेग के साथ हुई, क्योंकि सियासत जो है वो गर्म है, उरूज है और बयानबाजी शुरू हो गई है। कन्वेंशन और रैलियाँ जो है वो आए दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।